स्टार्ट करते हैं और इन पैराग्राफ्स में से मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं। पहला पैराग्राफ हमारा आज का हाइपरटेंशन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर आर कॉमन कंडीशंस that will catch up with most peoples who lived into older age। देखिए इस सेंटेंस में सबसे जो प्राइमरी गलती आपको नज़र आ रही होगी वो ये है, जब उसने कहा कि हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, याद रखें जब ये और आ जाए दो सब्जेक्ट्स के बीच में, यानी हाइपरटेंशन एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, तो हमेशा हमने बेशक यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन हमने इनको सिंगुलर ही कंसीडर करना है और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इज लिखना है। यानी हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज कॉमन। अगर हम इज लिख रहे हैं इसका मतलब कि फिर हम यहाँ पर कंडीशंस नहीं लिख सकते, हम इसको सिंगुलर करेंगे और हम लिखेंगे कंडीशन। तो ये बन जाएगा हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज कॉमन कंडीशन दैट विल कैच अप विथ मोस्ट पीपल्स। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स का मतलब तो नेशंस होता है जो यहाँ पे नहीं है। तो पीपल हु लिव्ड इनटू ओल्डर एज, ये जो उसने लिव्ड लिखा है ये भी ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि सारा मतलब जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसको जो है वो पास्ट में करना जो है वो इनजस्टिस है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट की हैं। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, राइट, और एक ये भी मिस्टेक थी जिसको उसने पीपल्स लिखा हुआ था, राइट। Blood pressure is the force of blood pressing against the walls of our arteries when it is too high. It raises, it raises होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम it की वजह से impersonal pronoun it की वजह से s ऐड करेंगे। It raises the heart's workload and can cause serious damage। यहाँ पे जो उसने seriously लिख दिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी जगह क्या आना चाहिए, सीरियस आना चाहिए। इट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द आर्टरीज। Over time, uncontrolled high blood pressure increases the risk for heart disease, uh, stroke and kidney disease। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी इसमें जो है वो जो हमें मिल रही थी। आप भी ज़रा देखिए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगे ऐसी मिस्टेक जिसमें मौजूद है हमने नहीं निकाली, यू कैन पॉइंट इट आउट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वैसे यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया भी हुआ है, बट हमने इसको देख लिया। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये वाला। इफ़ यू अग्रीड विथ मी अर्लियर यू वुड नॉट हैव सफर्ड thus। देखिए इसमें जो प्राइमरी मिस्टेक है वो बेसिकली कंडीशनल मिस्टेक है। यानी इस लेफ्ट साइड पे जो उसने हमें कंडीशन दी है वो उसने कौन सी दी है, सेकंड कंडीशन। इफ़ यू अग्रीड विथ मी अर्लियर, बिकॉज हम जानते हैं कि सेकंड कंडीशन में इफ क्लॉज के साथ हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं, राइट। इफ यू अग्रीड विथ मी इज पास्ट कंडीशनल, दैट इज सेकंड कंडीशनल। बट लुक एट द राइट साइड, इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए, यू वुड नॉट हैव सफर्ड सस। ये वुड नॉट हैव सफर्ड जो है ये तो थर्ड कंडीशनल है। तो दरअसल उसने क्या किया है, उसने इन दोनों कंडीशनल्स को जोड़ने की कोशिश की है, जो कि एंटायरली गलत होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इसको जो है वो पास्ट सिंपल में लेके आ सकते हैं अगर लाना चाहें। फॉर एग्जांपल हम इसको यूं कर सकते हैं, इफ़ यू अग्रीड विथ मी अर्लियर यू वुड सफ़र सच, इनफैक्ट यू वुड नॉट हैव, यू वुड नॉट, या तो यूं हो सकता है यू नॉट सफ़र, और इसको हम चेंज करते हैं,
ये सेकंड कंडीशन हो सकती है। इफ़ यू अग्रीड विथ मी अर्लियर यू वुड नॉट सफ़र सस। या एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जो इससे बेहतर है यहाँ पे, कि आप इसको ना छिड़िए, इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स ना निकालिए एक ही जगह पे, आप इधर आ जाइए और इधर जो है इफ़ यू हैड का एडिशन कर दीजिए और इसको थर्ड कंडीशन बना लीजिए। ठीक, यानी इफ़ यू हैड अग्रीड विथ मी अर्लियर यू वुड नॉट हैव suffered thus. I gave you chance to rise to heights of success by efforts and wise planning. अच्छा, इसको देखिए, ये जो एफर्ट्स एंड वाइज प्लानिंग है, थोड़ा सा इस पे मैं बात इसलिए करना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी ट्रिकी मिस्टेक है और स्टूडेंट को अक्सर सिक्स मिस्टेक्स नहीं मिल रही होती, सिक्स मिस्टेक, और उनको लगता है कि शायद उस पैराग्राफ में फाइव मिस्टेक्स ही हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड है, ये हमेशा अपने दोनों साइड्स पर इक्वल चीज़ें रखता है। फॉर एग्जांपल आपने इसके बारे में पढ़ा है कि ये दो एक जैसे क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है, जो कि कोऑर्डिनेटिव या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, मतलब एक जैसे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर दफ़ा क्लॉजेस को ही ज्वाइन करे, बट इसके फिर भी दोनों साइड्स पर जो भी चीज़ें हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे देखें, इस साइड पे हमारे पास क्या है, वाइस प्लानिंग, ये सिंगुलर है। तो इस लिहाज से इधर देखिए कि एफर्ट्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, जो कि ठीक नहीं है। हमें इसको भी एफर्ट करना पड़ेगा। इसको अगर सिंगुलर रख रहे हैं तो हमें इसको भी सिंगुलर, इसको हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर मिस्टेक। पैरेलल स्ट्रक्चर मिस्टेक जो है, ये मैंने आपको जब ऐसे पढ़ाया था उधर बताई थी। अब फॉर एग्जांपल हम एंड की बात करते हैं, तो एंड के दोनों तरफ जो है वो इस तरह से हम चेक करते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर देखें, बट यू डिड नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी। ठीक, बट यू डिड नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी, नाउ आई ऑफर यू another opening अदर ओपनिंग। ठीक, तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो इसके अंदर हमने देखी। फिर देखें, ये एक और पैराग्राफ है, इस पर भी हम बात करते हैं। आज का नेक्स्ट पैराग्राफ, सो लुक एट नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। पीपल स्पीक एंड बिहेव डिफरेंट। ओके, पीपल स्पीक एंड बिहेव डिफरेंटली होना चाहिए, बिकॉज ये एडवर्ब है और डिफरेंट तो आपको पता है कि एडजेक्टिव होता है। तो सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। पीपल स्पीक एंड बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर एंड whom आर दे। ये जो उसने whom आर दे लिखा है ना, ये कंप्लीटली फॉल्टी है। इसको अगर आप एग्जामिन करें, इसके अंदर दो मिस्टेक्स हैं बड़ी। नंबर वन तो ये कि ये whom जो है, ये तो यहाँ ठीक नहीं है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, who लाना पड़ेगा, क्योंकि whom जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस है who का, और यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए who। और सेकंड मिस्टेक ये है कि उसने आर दे लिखा हुआ है, जबकि इसको आर दे नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए दे आर। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आता है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो किसी भी स्टेटमेंट, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ नहीं रहे होते उसके अंदर। जैसे अब इसके अंदर देखें, हम पूछ नहीं रहे कि ऑन वेयर दे आर एंड हु दे आर, इसमें पूछा कुछ नहीं जा रहा, बताया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है। सो इस सूरत में हमें ये चीज़ जहन में रखना होगी कि सब्जेक्ट पहले आता है और वह बाद में आता है। ठीक, दूसरी अहम आइडेंटिफिकेशन इस तरह से हो सकती है कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसके एंड पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। जैसे तक यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब अगर आप थोड़ी देर के पहले वाली कंडीशन अज्यूम करें, ये वाली, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन है। यानी एक तो उसने हु आर दे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं डाला। तो हमें इस फुल स्टॉप को देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि यार ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक, यानी क्या करना चाहिए हमें, हु दे आर जो है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक, अच्छा फिर देखें, फॉर एग्जाम्पल, यू वुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन डिफरेंट वेज टू योर बेस्ट फ्रेंड
to very young child or to your teacher. Okay, this aspect of language known as register इस आ जाना चाहिए. This aspect of language is known as register. Register. Okay, the word register is used to describe the variety of different ways, वे नहीं आना चाहिए, in which we talk आना चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि कितनी मिस्टेक्स जो हैं वो इकट्ठी पड़ी हुई थी, और ये इसका सोल्यूशन भी मौजूद है. इस सोल्यूशन को भी आप इसके साथ कंपेयर कीजिए और देखिए कि इसमें क्या फ़र्क है और कैसी कैसी मिस्टेक आ रही हैं. एक स्टूडेंट का कहना है कि सर वी विल नॉट रिमूव वेरी. वेरी आई डिडंट नोटिस वेयर इज इट. वेरी people speak and behave different depending on where they are. And okay, for example, you will introduce yourself in different way to. Okay, अच्छा ये वाला. All right, let me check. You will introduce yourself in different ways to your best friend, to very young child. नहीं ठीक है, वे वेरी को हटाने की रीज़न होनी चाहिए आपके पास कोई. आप बगैर रीज़न को तो नहीं हटा सकते. रीज़न ये हो सकती थी कि आपके पास यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती. ठीक, और आगे उसने बाकायदा कंपेयर किया होता है इसको किसी और चीज़ के साथ, तो फिर वेरी जो है वो गलत हो सकता था. बट अब वैसे तो वेरी यूज़ होता है, आपको पता है ना कि यंग एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को डेफिनेटली एक वेरी डिस्क्राइब कर सकता है किसी भी सूरत, तो वो तो गलत नहीं होगा. अच्छा, अब ये एक और पैराग्राफ था जो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा था. इट वुड ऑल्सो हेल्प यू पीपल. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. या this one, another paragraph we should discuss. Karachi being largest city of our country at the Arabian Sea coast. Okay, देखिए ये सेंटेंस नहीं है, मतलब ये सेंटेंस है ही नहीं, ये एक फ्रैगमेंट है. फ्रैगमेंट क्या होता है? फ्रैगमेंट के अंदर आप देखेंगे कि आपको इंडिपेंडेंट थॉट नहीं मिलेगी, बट फ्रैगमेंट मतलब जो है वो आपको एक इनकम्प्लीट सी थॉट देगा. ठीक, यानी देख ना, कराची being largest city of our country at the Arabian Sea coast, we expect something else of the sea coast. मतलब being largest city of our country at Arabian coast, आगे कुछ होना चाहिए था ना, is most important or is backbone of our country, right? मतलब कुछ इस तरह का होता ना. लेकिन यहाँ उसने क्या किया कि उसने अधूरी बात छोड़ के इधर फुल स्टॉप लगा दिया. लाइक उसने फ्रैगमेंट को क्या किया कि सेंटेंस बनाने की कोशिश की. अब इसको ज़ाहिर सेंटेंस बनाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. अब डिपेंड करता है कि पेपर की इंस्ट्रक्शन क्या है. ऐसा सेंटेंस देकर पेपर में वो मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्ब की मिस्टेक का ऑप्शन ज़रूर देगा कि वर्ब की मिस्टेक निकालिए. तो उस सूरत में क्या कर सकते हैं, हम इस बीइंग को रिमूव कर सकते हैं. ठीक, और आगे आर्टिकल भी लगा सकते हैं. अब ठीक हो गया ये सेंटेंस. कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री एट द अरेबियन सी कॉस्ट. अब ठीक है, अब इसमें कोई मसला नहीं है. अब ये पूरा एक सेंटेंस बन चुका है जिसकी एक इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंसिव थॉट है. ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट. देखिए ये इट्स जो लिखा हुआ है ये भी ठीक नहीं है, प्रोनाउन की गलती है ये. इट्स जो होता है ना, दरअसल ये दो तीन तरह से यूज होता है. नंबर वन तो अभी जो लिखा हुआ था पहले, इट अपोस्ट्रोफी के साथ एस, इट्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं हम इसे. तो ये तो यूज होता है इट इज के लिए. मतलब हम जब इट इज नहीं लिखना चाहते तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके इट्स लिख देते हैं अपोस्ट्रोफी के साथ. ठीक, तो वो तो बिल्कुल अलग मीनिंग है. दूसरा इट्स आपके सामने है जो मैंने अभी चेंज किया. इट्स इंपॉर्टेंस ये पोजेशन के लिए होता है और इसके अंदर कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आती. तो पोजेशन के लिए ज़ाहिर स्टूडेंट जब देखता है इट्स को और पोजेशन के मीनिंग में इस्तेमाल करना चाहता है, वो फ़ौरन समझ जाता है, फिर उसको रेक्टिफाई करना चाहिए. एक तीसरी मिस्टेक तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट करते हैं. अक्सर आपने सुना होगा कुछ लोग जल्दी में कह जाते हैं इट्स मीन.
इट्स मीन दैट, लाइक दैट। सो ये एक्सप्रेशन भी रॉन्ग है, इट्स मीन नहीं होता। अगर होगा तो उसका मीनिंग ही बिल्कुल अलग होगा। मीन तो आपको पता ही है, थोड़ा चीप जो होता है, ये सेल्फिश टाइप को कहते हैं। और वो दूसरा मीन अलग होता है जिसका मतलब होता है मीनिंग्स। तो जब आप ये कह रहे होते हैं इट्स मीन, तो आप ये कह रहे होते हैं इट इज मीन, इट इज सेल्फिश, इट इज चीप, राइट। तो और अगर आप ये कहना चाहते हैं इसका मतलब ये है, तो फिर आपने क्या कहना है, इट मीन्स। एस यानी इट के साथ नहीं लगना, मीन के साथ लगना है, ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो जनरेट हो सके। सो इट्स से एसोसिएटेड ये दो तीन मिस्टेक्स आमतौर पर देखी गई हैं, जो स्टूडेंट जो है उसको देखना चाहिए और उसको फिर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखें अगर, तो इट्स इम्पॉर्टेंस कैन नॉट बी, वैसे ये कैन नॉट जो है ना, ये इकट्ठा ही आता होता है, सेपरेट नहीं है, ये इट्स तरह होता है। इट्स इम्पॉर्टेंस कैन नॉट बी बिलिटल, ये जो बिलिटल है ये गलत है यहाँ पे। देखिए बी जो है ना, बी, ये बी, इसके बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। बी के बाद कभी भी बेयर फॉर्म नहीं आ सकती, जैसे ये बेयर फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम डी डाल दें, थर्ड फॉर्म डाल दें, इसको पार्टिसिपल बना दें, देन इट वुड बी ऑल राइट। बी है ना, तो इसमें आपने जो है उसको जे में रखना है। अच्छा, belittled, the saddest fact about this city is overpopulation, which is badly affecting. Look at this affecting, it is also wrong, because जो ई से अफेक्ट होता है वो एक नाउन होता है, ठीक। अगर आपने इसको एज अ वर्ब यूज करना है तो फिर आप यहाँ पे ए लगाइए। ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर पेपर में देखी जाती है। स्टूडेंट अक्सर भूल जाता है या उसको इल्म ही नहीं होता उसको कि अफेक्ट और इफेक्ट में क्या फ़र्क है। तो जो अफेक्ट ए से है वो वर्ब होता है, ठीक। और जो ई से होता है वो नाउन होता है। सो यहाँ पे तो हम ऑब्वियसली आईएनजी लगा के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब इसको हमने एज अ वर्ब यूज करना है, तो ए लगाएंगे, विच इज बैडली अफेक्टिंग द सिचुएशंस। अच्छा अब देखिए, मैं एक दफा दोबारा पढ़ता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी बिलिटल, द सैडेस्ट फैक्ट अबाउट दिस सिटी इज ओवर पॉपुलेशन विच इज बैडली अफेक्टिंग द सिचुएशंस। की तुक नहीं बन रही, सिचुएशंस हम ना भी लगाएं तो ठीक है, सिचुएशन ठीक है। इफ वी लव दिस सिटी ऑल द प्रॉब्लम्स शुड बी सीरियसली अटेंडेड। लव्ड कंडीशनल का फिर उसने प्रॉब्लम कर दिया यहाँ पे। इस तरह ठीक है, इफ यू लव दिस सिटी तो it would be all right. Now look at the following solution and you can compare the mistaken part. हम already इस पे work कर चुके हैं। All right, if you have still any query or question, or you have your suggestion, you can add in it. I would definitely welcome it. Yeah, I would upload this lecture on YouTube as well. You don't worry. Okay, now coming to the next one, मैं आज चाह रहा था कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स को डिस्कस कर लें। फिर देखें ये पैराग्राफ है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज अ वाइज सेइंग। देखिए इस सेंटेंस का जो स्टार्ट है वही गलत है। कैसे? ये जो उसने द लगाया हुआ है, इट्स नॉट करेक्ट। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि उसकी रीज़न क्या है। और एच जो है वो ऑब्वियसली कैपिटल हो जाएगा, जो कि कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनएविटेबल है, ये हमें करना ही पड़ेगा। देखिए क्या उसने लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने पहले क्या लिखा हुआ था, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। अच्छा देखें, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम द यूज नहीं करते इन जनरल, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द यूज नहीं करते, बट इन जनरल, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह सकता द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी द यूज नहीं कर सकते। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफिक करते हैं तो फिर हम इसके साथ द यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक कैसे कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि ओके, द ऑनेस्टी द ऑनेस्टी ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज फेमस इन अरब। समझ रहे? क्योंकि अभी मैं ऑनेस्टी को इन जनरल इस्तेमाल नहीं कर रहा,
अभी मैंने इस ऑनेस्टी को स्पेसिफाई कर दिया, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की पर्सनैलिटी के साथ। तो इसको मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि किसकी ऑनेस्टी, होली प्रॉफिट की ऑनेस्टी। तो इस सूरत में तो डेफिनेटली ऑनेस्टी के साथ या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इस सिचुएशन में या इस तरह की सिचुएशन में द लगेगा। लेकिन जब आप उसको एसोसिएट नहीं कर रहे किसी के साथ तो तब हम द नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वॉज रॉन्ग सो दैट इज वाई वी चेंज इट एंड वी मॉडिफाइड इट। और नया क्या बना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज अ वाइज सेइंग, राइट। फिर देखिए इट टीच अस। तो टीच अस तो जाहिर है ये ठीक नहीं है, इसको हमें ठीक करना चाहिए, इसको हम एस लगा देते हैं। It teaches us, it teaches us to do unto others what we wish to be done with. Honesty can spread only if we start behaving with others the way we like others to behave. गलत है, टू के साथ याद रखिए कभी भी सेकंड या थर्ड या फोर्थ फॉर्म नहीं आ सकती। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, इस चीज़ को आपने कभी नहीं भूलना। यानी ये क्या हो जाएगा, इफ़ वी स्टार्ट बिहेविंग विथ अदर्स द वे वी लाइक अदर्स टू बिहेव टू अस, राइट। फिर देखिए ऑनेस्टी इज अ यूनिवर्सल लॉ। हाँ, यहाँ पे वैसे मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और वो चीज़ ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये एक ना यूनिवर्सल फैक्ट है, ये वाला यूनिवर्सल लॉ। लाइकवाइज ये जो पहला सेंटेंस था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एटसेट्रा, ये इस तरह के यूनिवर्सल लॉज हैं। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं या फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक। ये वैसे मैं इससे हटकर आपसे शेयर कर रहा हूँ। सपोज करते हैं कि ये सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो पास्ट में होता, इवन देन ये प्रेजेंट में ही रहते। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल चीज़ है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस वजह से हमने इसको जो है वो प्रेजेंट में ही रखना था। तो ऑब्वियसली चूंकि ये हमारा जो आज का लेक्चर है या हम जो पिछले कुछ दिनों से ये लेक्चर्स ले रहे हैं, ये है तो सारे प्रैक्टिस के लिए ना। तो प्रैक्टिस में तरह तरह की मिस्टेक्स देखने का मकसद भी यही होता है कि इस ही तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो आती हैं एग्ज़ाम के अंदर भी, तो हम उनको जो है वो टैकल कर सकें, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। एक स्टूडेंट ने पूछा है अनटू का मतलब क्या है। अनटू एक्चुअली अनटिल को कहते हैं, वैसे अब यूज़ नहीं होता अनटू, ये पुरानी इंग्लिश क्लासिक इंग्लिश में यूज़ होता है। तो मतलब इसका होता है अनटिल, मतलब टाइम के लिए जो है वो ये यूज़ होता है। अच्छा ओके, फिर देखिए ऑनेस्टी इज अ यूनिवर्सल लॉ, नो बडी डिनाई इट। अच्छा याद रखिए ये नो बडी, ना सिर्फ ये नो बडी बल्कि इस तरह के और बहुत सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी है, एवरीवन है, समवन है, समबडी है, ठीक। ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है इससे धोखा खा जाते हैं इस प्रोनाउन से, और वो भूल जाते हैं कि वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि इसका भूलना दरअसल वर्ब को गलत यूज़ करवाने का बायस बनता है। अब चूंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि ये तो सिंगुलर है, तो फिर वहाँ यहाँ पर वर्ब जो है वो भी अकॉर्डिंगली यूज़ होता है, ठीक। तो नो बडी डिनाइज हमने इसको सिंगुलर मानते हुए किया। सपोज करते हैं यहाँ पे नो बडी नहीं था, यहाँ पे एवरी वन था, एवरीवन, इवन देन डिनाइज जो है वो यूज होगा एवरीवन के साथ। एवरीवन तो कुछ ज्यादा ही डिसेप्टिव है, ये चूंकि हमें लगता है पहली पहली दफा पढ़ने से कि चूंकि बहुत ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो शायद ये प्लूरल बन गया और यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। सो नो, ये भी सिंगुलर है और वो भी सिंगुलर है। सो नो बडी डिनाइज इट एंड इवन डिसऑनेस्ट पीपल्स आर ऑनेस्ट टू ईच अदर। एक तो ये पीपल्स वाली बात अगेन गलत है, आप देख रहे हैं ये बार बार आ रही है पीपल्स, इसका मतलब कुछ गलतियां ऐसी हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही हैं, ठीक। तो पीपल ही सिंगुलर है, इसका प्लूरल भी पीपल ही है। पीपल्स हम इसको नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम पीपल्स कहते हैं तो उससे दरअसल मुराद ही कुछ और होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, पीपल। अच्छा फिर देखिए फिर क्या है, नो बडी डिनाइज इट एंड इवन डिसऑनेस्ट पीपल आर ऑनेस्ट टू ईच अदर। देखें
यहाँ पे कोई दो पर्सन्स की बात नहीं हो रही, राइट। यहाँ पे एक्सप्लिसिट अंदाज में दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, पीपल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ईच अदर लिखना जो है वो गलत होगा, क्योंकि ईच अदर हमेशा दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ हो रही हो तो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली एंड खालिद आर फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक है कि अली और खालिद जो हैं वो दो लोग हैं और वो आपस में फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ये सेंस आ रही है कि उस सेंटेंस के अंदर दो से ज़्यादा लोगों में बात हो रही है, सो यू कैन नेवर यूज ईच अदर, रादर यू शुड कम अप विद एन अदर, राइट, वन एंड अदर, इस तरह से अभी ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक बन रही है। लाइकवाइज एग्जाम में इसी तरह का एक और एक्सप्रेशन जो है वो आता है और वो है या इट इज बिटवीन एंड अमंग, राइट, बिटवीन एंड अमंग। तो उसका भी यही चक्कर होता है कि जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो हम दो लोगों की बात करते हैं, जब दो लोग आपस में मतलब जो है उनके दरमियान एक्शन हो रहा हो या कोई भी चीज़ हो रही हो तो हम यूज़ करते हैं। और अमंग जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में यूज़ होता है, राइट। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बिटवीन और अमंग की एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से आपको थोड़ा एक क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई पुट अ बॉल बिटवीन अली एंड खालिद, ठीक, आई पुट अ बॉल बिटवीन अली एंड खालिद, दो लोग थे ना तो हमने बिटवीन यूज कर लिया। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक, अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि जाहिर है स्टूडेंट्स दो से ज़्यादा हैं तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, अमंग यूज़ कर रहे हैं। ये तो जनरल डिफरेंस है बिटवीन और अमंग का, ये भी मिस्टेक आती है इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जनरल मिस्टेक, जनरल रूल कि अमंग दो से ज़्यादा लोगों के बीच में और बिटवीन जो है वो दो लोगों के बीच में। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने प्रॉपर नाउन यूज़ कर लिया, यानी आपने ये नहीं कहा कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस बिटवीन सॉरी अमंग द क्लास, बल्कि आपने नाम ले लिए, आपने कहा द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, नाम क्या लिए, बिटवीन अली, खालिद, हामिद, अकबर, अशफाक, आप बेशक 100 नाम ले लें, तो उस सूरत में हम फिर बिटवीन लगाएंगे, फिर अमंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये अमंग और बिटवीन को लेकर तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये मुझे याद आया दरअसल इस ईच अदर और वन एंड अदर से, तो मुझे लगा ये भी मुझे आपसे शेयर कर लेना चाहिए ताकि आपको किसी और सिचुएशन में अगर वो फेस करना पड़ जाए तो उसको भी आप डिसेंटली हैंडल कर सकें। मैं फिर रिपीट करता हूँ सारे रूल को। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं बिटवीन की, ठीक, तो वो क्या होता है, जनरली स्पीकिंग दो लोगों के बीच में होता है। और अमंग जनरली स्पीकिंग क्या होता है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग हों, लेकिन वो दो से ज़्यादा लोग नॉमिनेटेड हों, लाइक उनके बाकायदा नेम्स लिए जाएं, तो उस सूरत में हम अनकन्वेंशनली एक्सेप्शन देते हुए अमंग की बजाय बिटवीन ले आते हैं, राइट। तो इसलिए जो है वो ये मतलब याद रखना जो है वो